उसका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, या फिर स्थिर विद्युत विभव। हिंदी में लिखेंगे स्थिर विद्युत विभव और धारिता। कैपेसिटेंस मतलब क्या होगा आपका? ठीक है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमने जो पढ़ा था, इलेक्ट्रोस्टैटिक स्थिर विद्युत मतलब क्या? देखो बताना भी पड़ेगा आपको, ऐसा नहीं है कि क्या कहते हैं आप बस आगे पाठ पीछे सपाट, ऐसा नहीं हो। व्हाट इज मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक? बताओ। चार्ज रेस्ट में रहता है। चार्ज रेस्ट में कब रहता है? चार्ज कभी रेस्ट में नहीं रहता। अब जैसे अपने को समझना होगा कि स्थिर विद्युत विभव क्या होता है या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है। ठीक है, पोटेंशियल की सीधी सी जो मीनिंग होती है ना, वो उसकी सीधी सी मीनिंग होती है ताकत। क्या होती है? या मजबूती। इतनी समझोगे। अब जैसे अगर अपन मान लो कि एक तार ले लेते हैं, ये तार हमने ऐसा वायर ले लिया है ना, ठीक है। इस वायर में क्या फ्लो हो रही होगी? इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी या करंट फ्लो हो रही है, इसका मतलब क्या फ्लो हो रहा है, क्या आगे बढ़ रहा है? चार्ज। चार्ज माने आवेश आपका क्या हो रहा है? आगे बढ़ रहा है ना। तो अगर मैं कोई से दो पॉइंट ले लूं, एक पॉइंट को नाम दे दिया हमने ए और एक को नाम दे दिया, तो हम जब मेजर करने जाएंगे तो हो सकता है कि ए और बी में जो चार्ज का कंसंट्रेशन होगा, कंसंट्रेशन मतलब सांद्रता, सांद्रता मतलब हिंदी मीडियम वाले बताओ, कंसंट्रेशन मीनिंग का मतलब क्या होगा? हाँ, और सांद्रता मतलब आपने पढ़ा होगा ना, सांद्र अम्ल और तनु अम्ल, तो मतलब क्या हुआ उसका? क्या कम क्या ज्यादा? है? कोई भी पदार्थ, जैसे मान लो HCl एक एसिड लिया अपन ने, ठीक है, ले लिया 50 ml, 50 ml, है ना, और 50 ml आपने पानी ले लिया। जब दोनों को मिक्स करा तो क्या होगा? 50-50% का रेशियो हुआ। तो यहाँ पे आप नहीं कह सकते कि ये डाइल्यूटेड है या फिर कंसंट्रेटेड है, दोनों बराबर हो गए, है ना, ना तो सांद्र है ना ही तनु है। अब मान लो कि आपने 50 ml पानी है आपके पास, 50 ml, और 100 ml HCl है, ज्यादा कौन हुआ? HCl। अब दोनों को मिक्स कर दो तो किसकी वैल्यू ज्यादा हुई? तो HCl का कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो हम इस पूरे एसिड को बोल देंगे कंसंट्रेटेड एसिड। सांद्रता किसकी ज्यादा है? HCl की ज्यादा है ना। अब अगर पानी ज्यादा कर देंगे तो किसका कंसंट्रेशन ज्यादा हुआ? वाटर का ज्यादा हुआ। तो अगर पानी की जो वैल्यू होती है, मतलब उसका जो कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाता है, उसको डाइल्यूट बोलते हैं। जितना ज्यादा पतला बनेगा ना, उतना डाइल्यूटेड होगा वो, मतलब तनु होगा। अब वैसे यहाँ पर मान लो पॉइंट ए पर चार्ज क्या आएंगे, क्या होंगे? ज्यादा है, और बी पर थोड़े कम है। तो जहां पर ज्यादा कंसंट्रेशन होगा, देखो पूरे वायर में चार्ज रहेगा तो पोटेंशियल हर जगह है, लेकिन आपको दो पॉइंट पर अगर पोटेंशियल निकालना है, विभव निकालना है, तो हम देखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ चार्ज, मतलब एक जगह पर कितने ज्यादा आपके आवेश मतलब उपस्थित हैं या सिचुएटेड है, ऐसा बोलो आप। ठीक है, तो उसको कहते हैं पोटेंशियल। आपसे भी बोलूं कि चलो एक 10 किलो की बोरी उठा करके लेकर के जाना है, तो आप में ताकत होगी तो उठा के ले जाओगे, आप में पोटेंशियल होगा तो उठा के ले जाओगे। और उसको अगर 100 किलो की कर देंगे तो नहीं उठेगी फिर, है ना। तो वैसे ही समझना है इसको, पोटेंशियल क्या होता है आपका, एक तरीके से हम क्या समझ रहे हैं इसको, क्या कहते हैं, एक स्ट्रेंथ होती है। स्ट्रेंथ होती, किसकी स्ट्रेंथ होगी? चार्ज की। ठीक है, स्ट्रेंथ मतलब मजबूती, किसकी मजबूती होगी भैया? है ना, ठीक है, हिंदी वाले बोलना आवेश की होगी। आई बात समझ में? अब हमने पिछले चैप्टर में करा था इलेक्ट्रिक फील्ड, पढ़ी थी, याद करो जरा, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है बताओ मुझे। एफ अपॉन इक्वल्स टू एफ अपॉन, किस पे वर्क कर रहे हैं हम? चार्ज के ऊपर। चार्ज के ऊपर फोर्स लगाए,
तो जितना फोर्स लगा वो क्या हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड। हुई कि नहीं हुई, हो गई। अब इस चार्ज के ऊपर जितना मैं काम करूंगा, फोर्स और वर्क दोनों अलग चीज होती है। अब जितना मैं वर्क करूंगा वो क्या हो जाएगा, आपका पोटेंशियल। क्या होगा, इन्हें लिखा है ना अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, क्या हो जाएगा, पोटेंशियल। तो लिखो डेफिनेशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। इंग्लिश मीडियम वाले लिखना पहले। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज अ मेजर ऑफ, electrostatic potential is a measure of electrostatic potential is a measure of concentration of charge, is a measure of concentration of charge on which we have to work, on which we have to work, WORK वर्क ना, ठीक है। हिंदी मीडियम वाले लिखो भैया, स्थिर विद्युत विभव, स्थिर विद्युत विभव आवेश की सांद्रता का वह मापन है, स्थिर विद्युत विभव आवेश की सांद्रता का वह मापन है जिस पर हमें कार्य करना होता, जिस पर हमें कार्य करना। ठीक, नेक्स्ट लाइन लिखना। इन अदर वर्ड्स इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज ऑल्सो कॉल्ड, इन अदर वर्ड्स हिंदी मतलब क्या हुआ इसका, दूसरे शब्दों में, इन अदर वर्ड्स इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज ऑल्सो कॉल्ड voltage, is also called voltage। ठीक है, दूसरे शब्दों में स्थिर विद्युत विभव को वोल्टेज भी कहा जाता है। दूसरे शब्द, इन अदर वर्ड्स इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज ऑल्सो कॉल्ड वोल्टेज। दूसरे शब्दों में स्थिर विद्युत विभव को क्या कहते हैं हम, वोल्टेज भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लाइन लिखना। इट्स यूनिट इज वोल्ट, वोल्टेज की यूनिट क्या होती है, वोल्ट। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की यूनिट भी क्या हुई, वोल्ट, है ना। अपन ने इसको दोनों से कंबाइन करके लिख दिया। क्या लिखेंगे भैया, इसकी इकाई क्या होती है, इसकी इकाई, ठीक है। अब अगर आपसे पूछ ले कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वोल्टेज की, है ना, जो अवधारणा लेके आया था, मतलब इसका जो कॉन्सेप्ट लेकर के आया था, किसने इसकी डिस्कवरी करी, तो उस साइंटिस्ट का सरनेम भी वोल्ट है। तो ध्यान रखना, जहां पर भी लिखा हुआ मिल जाए ना वोल्टा, है ना, तो साइंटिस्ट का सरनेम भी क्या है, वोल्ट। कहीं भी ऐसा दिख जाए ना, उसका आगे कुछ भी हो, है ना, आप तो देख लेना वोल्टा कहाँ लिखा हुआ है, एक ही बंदे का नाम में लिखा होगा, ऐसा तो नहीं कि सबके इसमें लिख करके देते हो। तो इस चीज का ध्यान रखना। अब इसका फॉर्मूला लिखना पड़ेगा वोल्टेज को, है ना। अब इंग्लिश मीडियम देखो, हिंदी मीडियम वाले ना आदत डाल लो बेटा इंग्लिश की, है ना, पहले ही बोल रहा हूँ आपको। वोल्टेज को वी से डिनोट करेंगे, ठीक है ना, वी से डिनोट करेंगे, या फॉर्मूला लिख लेना इसका, ठीक है। वोल्टेज इक्वल्स टू वर्क अपॉन चार्ज, वर्क अपॉन टाइम हर जगह थोड़ी होगा, क्या होगा, विभव बराबर कार्य बटा आवेश। लिख लो, कार्य के बटे में आवेश। ठीक है, अब आपको डेफिनेशन देना होगी 1 वोल्ट की। लिखिए 1 वोल्ट क्या बोला कि आवेश पर जो काम करेंगे हम, है ना, उसी को क्या बोलेंगे, विभव बोलेंगे, हाँ या ना, बोलेंगे ना। जो चार्ज पे हम काम करेंगे उसको क्या बोलेंगे, वोल्टेज। ठीक है, तो आपको क्या देना है, 1 वोल्ट की डेफिनेशन देना है। 1 वोल्ट मतलब क्या होता है, हाँ देखो, वर्क की जो यूनिट होती है वो होती है जूल, और चार्ज की यूनिट क्या होती है, क्यू। तुम क्यों हो,
देखो क्यों, क्यों रखना है ना, क्यों नहीं करना है उसको, क्यों को क्यों नहीं कर देना है। देखो फॉर्मूला क्या है, v इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। अब आपको v इक्वल्स टू 1 लाना है, क्या लाना है, 1 वोल्ट। तो w बराबर भी अगर 1 हो जाए और q बराबर भी 1 हो जाए तो क्या आ जाएगा, मतलब एक कूलम चार्ज के ऊपर अगर 1 जूल का काम किया जाता है तो वोल्टेज कितना हो जाएगा, 1 वोल्ट। अपने शब्दों में लिखो इसको, लिखो आपकी लैंग्वेज में। इलेक्ट्रोस्ट 1 वोल्ट की डेफिनेशन, 1 वोल्ट की परिभाषा लिखो। अगर यदि करके अच्छे शब्द, साफ स्वच्छ और सुंदर अक्षरों में लिखो। इफ 1 जूल वर्क इज डन ऑन 1 कूलम चार्ज इज कॉल्ड 1 वोल्ट, है ना, कुछ ऐसा लिख लेना उसको। यदि किसी 1 गुलाम, हाँ यूनिट भी लिख सकते हैं, यदि किसी 1 गुलाम आवेश पर किया गया कार्य कितना है, 1 जूल है, तब विभव कितना होगा, 1 वोल्ट। ठीक है, आई बात समझ में या नहीं आई, ठीक है, बोलो आ गई ना। चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन लिखो। Calculate the voltage, calculate the voltage, calculate the voltage of that circuit, calculate the voltage of that circuit which contains, that circuit which contains 5 coulomb charge, 5 coulomb charge, and work done, and work done is 100 joule, and work done is 100 joule। लिखिए भैया हिंदी में, उस परिपथ का विभव ज्ञात कीजिए, उस परिपथ का विभव ज्ञात कीजिए, उस परिपथ का विभव ज्ञात कीजिए, उस परिपथ का विभव ज्ञात कीजिए जिसमें 5 कूलम चार्ज, जिसमें 5 कूलम चार्ज, जिसमें 5 कूलम चार्ज हो और उस पर किया गया कार्य, और उस पर किया गया कार्य, उस पर किया गया कार्य 100 या 100 जूल है, 100 जूल है। ठीक है, बताओ कितना आ रहा है आंसर, 20 वोल्ट, 28 वोल्ट, 20 वोल्ट 20, हाँ 28 नहीं होगा ना, तो नहीं, कुछ लोग ऐसे बोलते हैं ना 28, हाँ इसको ही बोलते हैं, ऐसा नहीं होगा, ये रैंक हो जाएगी फिर। आपने क्या बोला, डब्ल्यू इक्वल्स वी इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन, ये फॉर्मूला है, वर्क कितना दे रखा भैया, 100 जूल, और ये 5 कूलम, तो कितना हुआ 20 वोल्ट, याद रहेगा। चलिए लिखिए दूसरा क्वेश्चन, कैलकुलेट द वर्क डन, कैलकुलेट द वर्क डन, उस कार्य की गणना कीजिए, कैलकुलेट द वर्क डन टू मूव a charge of, calculate the work done to move a charge of 100 coulomb, 100 coulomb when it is connected by, when it is connected by 22,500 volt battery, 22,000, 22,500, 22,500 लिखते नहीं आ रहा प्रज्ञा तुमको, हाँ ये वोल्ट बैटरी, क्या लिखा बेटा आपने, उस कार्य की गणना कीजिए, है ना। इंग्लिश में क्या लिखा था भैया, एक बार पढ़ के सुना दो तो मुझे, कैलकुलेट,
उस कार्य की गणना कीजिए, है ना, जिसके द्वारा किसी आवेश को, जिसके द्वारा आवेश चार्ज कितना था, 100, उसके द्वारा 100 कूलाम आवेश को, जिसके द्वारा 100 कूलाम आवेश को स्थानांतरित में करने के लिए, स्थानांतरित करने के लिए 22,500 वोल्ट की बैटरी लगाई गई हो। उस कार्य की गणना कीजिए, उस कार्य की गणना कीजिए जो किसी आवेश आवेश कितने 100 कूलाम आवेश को स्थानांतरित करने के लिए 22,500 वोल्ट की, वो लिखे वहां पे, वोल्ट की बैटरी लगाई गई हो, या 22,500 वोल्ट का विभव लगाया गया हो। देखते हैं क्या आ रहा है अभी। लो फॉर्मूला है भैया, डब्ल्यू बी इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। क्या क्या दे रखा है आपको, बी दे रखा है और क्यू दे रखा है। डब्ल्यू दे रखा है क्या, नहीं दे रखा है, तो फिर डब्ल्यू का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वी इंटू क्यू। चलो लिखा लो 22,500, ये लिख रहा हूं मैं ना, कर नहीं रहा हूँ। और ये 100 कितना आ रहा है, जल्दी बताओ कितना आते हैं, ऐसे भी आते हैं। बेसिक पढ़ के जाओगे तो पूरा आएगा, देखना बेसिक जाओगे तो पढ़ के आएगा, तो पूरा आएगा, बेसिक पढ़ के जाओगे। जब तुमसे टफ एग्जाम में ऐसे सिंपल आता है। चलो कितना आया आंसर, 22540। ऐसे लिखेंगे क्या इसको, ऐसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। हाँ ऐसा भी हो सकता है, 2.25 इंटू 10⁶। तीनों ऑप्शन इस टाइप, तीनों तरह के ऑप्शन हो सकते हैं, तीनों लिखो आंसर में, तीनों तरह के आंसर हो सकते हैं। इसलिए जब बेसिक गणित पढ़ाते हैं ना, बेसिक मैथ्स पढ़ाते हैं आप, जब हवाइयाँ उड़ने लग जाती है। और मैं भी तुम लोगों को, जब बायो वालों को मैथ्स जब समझाता हूँ ना, मुझे ऐसा लगता है कि है ना, रेत की नाव लेके समंदर में कूद पड़ा हूँ। चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। हेडिंग डालो, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, कॉमा पोटेंशियल डिफरेंस, या ऑब्लिक करके लिख लेना ना उसको, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, कॉमा या फिर ऑब्लिक करके लिख लेना स्लैश बना के, पोटेंशियल डिफरेंस एंड देयर मेजरमेंट। अभी सिर्फ हेडिंग का नाम है, बाकी इसमें कुछ भी नहीं। लिखो भैया, स्थिर विद्युत विभव, स्थिर विद्युत विभव, उसके बाद ऑब्लिक कर देंगे। ऑब्लिक को हिंदी में क्या बोलते नहीं पता है ना, तुम लोगों ने भी ऑब्लिक ही पढ़ा होगा, है ना, हिंदी मीडियम वालों को भी ऑब्लिक ही पढ़ाया होगा। ठीक है, ऑब्लिक विभवांतर, क्या लिखोगे, विभवांतर, विभव का अंतर, विभवांतर तो लिखते आता है ना, और उसका मापन, और उसका मापन। ये जो डायग्राम दिख रहा है, इस डायग्राम को बनाओ। ये जो डायग्राम आपके सामने है, ये वाला, इसको बनाओ। और इस डायग्राम को देखो, गौर से देखो बनाने के बाद। देखो बन के डायग्राम बना लिया। देखो पॉइंट ओ पर क्या रखा हुआ है आपका, प्लस क्यू। उसके फिर आगे जाएंगे तो पॉइंट पी पर कौन सा चार्ज रखा है, +1, 1 क्यू, मतलब वहां पर यूनिट चार्ज रखा है। कैसा चार्ज रखा है, इकाई आवेश। ठीक है, पॉइंट ले लिए आपके ए बी,
अब जो प्लस क्यू है वो प्लस वन क्यू से क्या है, बड़ा है, तो उसको फोर्स लगा रहा है। दोनों के ऊपर सिंबल कैसे है, प्लस प्लस है, मतलब कैसा होगा, रिपल्शन, मतलब हिंदी में प्रतिकर्षण। तुम्हें बोल दो हिंदी भी और तुम्हें बोल दो इंग्लिश भी, उनको बोलना तो थोड़ा सा ये भूल जाते हैं पीछे वाले, ये सब इन चार जगह तो कैसे होंगे वो, प्रतिकर्षित होंगे। बड़ा कौन सा है, प्लस क्यू, फोर्स से थोड़ा छोटा कौन सा है, प्लस वन क्यू। उसको यूनिट चार्ज जो बोला है ना, इकाई आवेश बोला है, तो उसको कहाँ भगा रहा है, देखो फोर्स की डायरेक्शन बता दी उधर। प्लस क्यू के आगे कुछ भी नहीं लगाया ना, तो उसको सिर्फ चार्ज हुआ, यहाँ पर यूनिट चार्ज हुआ, यूनिट मतलब वन, है ना। या तो इसको यहाँ पे अगर आप वो नहीं लिख रहे हो तो यहाँ पे इसको क्यू नॉट लिख दो, क्यू नॉट लिख दोगे तो क्या हो जाएगा, पॉइंट चार्ज, बिंदु आवेश हो जाएगा, तो वो और छोटा हुआ। तो क्या कर रहा है, उसको धक्का दे रहा है, आगे धक्का दे रहा है, किधर आगे धक्का दे रहा है, एफ की डायरेक्शन में। एफ की डायरेक्शन कहाँ लेकर दिखा रही है, मतलब फोर्स लग रहा है, बल लग रहा है, ठीक है। तो हमको क्या करना है, ए से बीच के बीच में क्या करना है, वोल्टेज कैलकुलेट करना। अब मैंने आपको पहली लाइन में बताई थी कि भैया जो कंसंट्रेशन होगा, सांद्रता होगी चार्ज की, वहां पर ज्यादा होगा, तो बड़े में से हमेशा क्या माइनस होता है, छोटा। तो फॉर्मूला इसका वही बनेगा, v बराबरी पर डब्ल्यू अपॉन क्यू। लेकिन यहाँ पर पॉइंट ए और पॉइंट बी दो दे रखे, तो हम क्या करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, बड़े में से छोटे को माइनस कर देंगे, बस ये हो गया। और वोल्ट इसकी यूनिट लगा देंगे, फाइनल आंसर, ठीक है। ठीक है, हटा दो उसको। इसके बाद आप हेडिंग डालो, electrostatic potential due to a point charge। electrostatic potential due to a point charge, किसी बिंदु आवेश के कारण, किसी बिंदु आवेश के कारण स्थिर विद्युत विभव, किसी बिंदु आवेश के कारण स्थिर विद्युत विभव। इसका तो फॉर्मूला लिखेंगे हम डायरेक्ट, है ना, हमेशा की तरह। देखो फॉर्मूला लिखो, V इक्वल्स टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट के, V इक्वल्स टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन R। क्वेश्चन तो यहां से आएगा ना, है ना, क्वेश्चन तो यहां से आएगा, फॉर एयर और वैक्यूम के इक्वल्स टू वायु और निर्वात के लिए। निर्वात मतलब क्या होता है, कैसी खाली जगह, तो अगर यहां से अपन सारी एयर हटा दे तो इसको वैक्यूम बना सकते हैं क्या, कोई भी मीडियम ना हो, कोई सा भी मीडियम ना हो। जब आप क्या बोलते हैं कॉस्मोलॉजी पढ़ेंगे ना, तब उसमें लिखा हुआ है जो पूरा ब्रह्मांड है ना, यूनिवर्स है, वो ईथर नामक जो है ना, ईथर नाम का एक सब्सटेंस है, उससे बना हुआ है। तो वहां तो है कुछ ना कुछ, फिर हम स्पेस के बाहर वैक्यूम क्यों बोलते हैं, मतलब अर्थ के एटमॉस्फेयर के बाहर वैक्यूम क्यों बोलते हैं, फिर ऐसा कुछ थोड़ी होता है कि इधर को कंसीडर नहीं करेंगे, ऐसा तो होता है क्या। जनरली जहां पर एयर एब्सेंट हो, है ना, और एयर एब्सेंट में भी ऑक्सीजन और नाइट्रोजन एब्सेंट हो, उसको वैक्यूम बोलते हैं जनरली, है ना, ये ध्यान रखना। हमारे लिए वैक्यूम क्या है, जहां पर ऑक्सीजन नहीं हो, क्यों, क्योंकि हम वहां पर क्या नहीं कर सकते, सर्वाइव नहीं कर सकते, हम सांस नहीं ले सकते, ठीक है, बोल नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते, इसलिए हमारे क्या हो जाएगी, वो वैक्यूम हो जाएगी, निर्वात हो जाएगा, है ना। ये जो लिखते हैं ना वात, वात मतलब होता है वायु, क्या, वायु, इसीलिए उसको हिंदी में पढ़ते हैं निर्वात, जहाँ पे वायु ना हो। वैक्यूम मतलब एयर एब्सेंट, ठीक है। ये फॉर्मूला लिखा हमने, के बराबर पर क्या लिख लिया, वायु और उसके लिए 1,
अगर कोई से मीडियम की बात होगी ना तो वहां पर के की वैल्यू साथ में आपको गिवन होगी। वैसे ही 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के की वैल्यू तो वही होती है जो होती है। इसमें कोई भी दो राय नहीं है। चलो आगे बढ़ेंगे अब। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल हेडिंग डालोगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल किस कंडीशन में बनेगा आपका? नहीं, ड्यू टू अ डाइपोल। सिस्टम, ये सिस्टम ही तो है, सिस्टम वाला बाद में देख लेंगे। उसमें क्या है, आई इक्वल्स टू 1 to n ही तो लगाना है, वो तो समझ में आना चाहिए आपको। Q1 Q2 Q3 Q4 बहुत सारे आ जाते हैं उसमें। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल, किसी डाइपोल को हिंदी में क्या कहते हैं? द्विध्रुव आघूर्ण। किसी द्विध्रुव आघूर्ण के कारण, या के सापेक्ष भी हो सकता है, के कारण कौन सा पोटेंशियल होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, विद्युत स्थिर वैद्युत विभव, स्थिर वैद्युत विभव किसी डाइपोल के कारण, स्थिर वैद्युत विभव। अब चलो भैया, डाइपोल की कंडीशन कितनी बनी थी अपने पिछले चैप्टर में? एक और बनी थी, और एक और बताओ। जनरल पोजीशन, फॉर्मूला बोलो पीछे वाले, बताओ डाइपोल की कंडीशन कितनी बनाई थी अपन ने? डाइपोल की कंडीशन कितनी बनाई थी? दो। दो कौन कौन सी? डाइपोल की कंडीशन बनी थी P बराबर पर Q इंटू 2L। तो दूसरी बताओ कौन सी थी फिर? मैंने पूछा कुछ और है, सवाल मेरा कुछ और है। मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल हमने देखी थी, कितनी देखी थी वहां पर? तो आगे वाले जवाब दे चुके हैं, आप चुप रहें कृपया करके। क्या लिखा है? भूल गए क्या? पहली है एक्सियल, दूसरी है कोएक्सियल, और थर्ड है जनरल पॉइंट, अक्षीय, निरक्षीय और सामान्य बिंदु। ये याद रखने का बोला था, वही नहीं याद रख पाया। अभी थोड़े दिन पहले की तो बात थी। अगर मैं देखूं संडे गया, अभी संडे के पहले एक दिन पहले, पिछले शनिवार की बात है, पूरे बराबर एक सप्ताह भी नहीं हुआ, तो शुक्रवार है। तो पहला क्या बनेगा हमारा? पहला क्या बनेगा? एक्सियल। एक्सिस भी समझाई थी मैंने, एक्सिस क्या होती है ना? ठीक है। फिर एक दूसरी क्या बनेगा आपका? कोएक्सियल। ठीक है। एक्सियल में कैसा डायग्राम बना था हमारा? ये इस तरह का कुछ सीधी लाइन वाला, ऐसे ही बनाया था कुछ हमने। लाइन कहाँ से आएगी इसमें? ये छोड़ो, जैसे लाइन दिख रही है यहाँ पर, ये वाली, ये ए बी क्या है? यहाँ पर डाइपोल है। -Q + Q के चार्जेस क्या है? अपोजिट है, बट मैग्नीट्यूड कैसा है? सेम है। अपोजिट मतलब उसका जो साइन लगा, उसके आगे चिन्ह लगा, अलग अलग है ना, लेकिन Q तो Q है। Q की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी कि नहीं होगी? होगी ना। इसके पॉइंट O मतलब मिड पॉइंट, मध्य बिंदु से कितनी दूरी पर? R दूरी पर एक पॉइंट P है कि नहीं है? तो ये एक्सिस के डायरेक्शन में जा रहा है कि नहीं जा रहा है? जा रहा है ना, इसलिए इसको कैसी बोला? एक्सियल या फिर अक्षीय स्थिति। किसकी अक्षीय स्थिति है? पॉइंट P की स्थिति कैसी है? अक्षीय। तो पहला क्या बनेगा आपको? जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल आप कैलकुलेट करोगे, किस कंडीशन में करोगे? पहली वाली एक्सियल कंडीशन। इसका फॉर्मूला लिखो, डायग्राम यही वाला बनाओ और फॉर्मूला लिखो। डायग्राम यही वाला बनेगा, ये वाला एक्सियल में। तो हिंदी मीडियम है इंग्लिश मीडियम है? इंग्लिश के भी लिखना बेटा है ना साथ में। अक्षीय स्थिति, ठीक। बना लिया डायग्राम, फॉर्मूला लिखो। हमारा उधर क्या था? इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला इन एक्सियल पोजीशन 2p/r3। उसके पहले 2p/r3, मतलब उसमें क्या होता है? ज्यादा होता है, बताया था ना। एक्सियल पोजीशन में क्या होगा आपका? फील्ड क्या निकलती है? मैक्सिमम। और इसमें क्या निकलती है?
तो यहाँ पर भी क्या होगा, एक्सियल पोजीशन में जो वोल्टेज होगा, पोटेंशियल होगा, क्या होगा, ज्यादा होगा। और निरक्षीय स्थिति में मतलब इसको एक्सियल में कितना होगा, मिनिमम, मिनिमम दैट मीन्स जीरो, सबसे कम जीरो। तो यहाँ पर फॉर्मूला कैसा बनेगा, वहां आर क्यूब आ रहा था ना, यहाँ आर स्क्वायर आएगा, क्या आएगा, 2p अपॉन आर स्क्वायर। तो v इक्वल्स टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, 2p अपॉन आर स्क्वायर, पहला वाला अक्षीय स्थिति। अरे गड़बड़ हो, 2p नहीं, p अपॉन आर स्क्वायर है ना, p अपॉन आर स्क्वायर, 2p अपॉन आर स्क्वायर नहीं, p अपॉन आर स्क्वायर, गड़बड़ हो गई, p अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। दूसरी कंडीशन बनेगी हमारी कौन सी, कोएक्सियल निरक्षीय स्थिति, उसमें कितना होगा, ये लिखा है यहाँ पर v बराबरी पर 0। निरक्षीय स्थिति में कैसा होगा, v बराबरी पर 0, v बराबरी पर 0। एक्सियल कोएक्सियल, इसका जनरल पॉइंट बनेगा कि नहीं बनेगा, क्यों नहीं बनेगा, जब उधर बन रहा था तो इधर क्यों नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा, है ना, बनेगा। जनरल पॉइंट का फॉर्मूला बोलो मैग्नेटिक फील्ड का, है याद नहीं है, अगर मेरे को तो जनरल फील्ड पढ़ने को रहे तो मैं सिर्फ जनरल ही पढ़ूं, उधर डायरेक्ट थीटा की वैल्यू रख दो, काम हो जाए मेरा। क्या निकला था, साइन तो सही नहीं उसमें, उसका फॉर्मूला था, इलेक्ट में यहाँ लिख रहा हूं 1/4 एप्सिलॉन नॉट 2p, था कि नहीं था, नहीं था, 2p नहीं था उसमें, सिर्फ p था, और रूट में था आपका p अपॉन, यहाँ था आर क्यूब, यहाँ था 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब अगर थीटा की वैल्यू में 0 रख दूं तो सबसे ज्यादा आ जाएगी, क्योंकि 0 डिग्री इसमें बनेगा, है ना, दो लाइन एक जैसी अगर सीधी जा रही है तो क्या होगा, 0 डिग्री बनेगा। और थीटा अगर 90 रख दूं तो कैसा बन जाएगा, कोएक्सियल बन जाएगा। तो ये cos 90 कितना होता है हमारा, 0, तो 0 होगा तो क्या होगा, p अपॉन आर क्यूब, ऐसा था। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही होगा। अब देखो जनरल पॉइंट का फॉर्मूला लिखो, ये लिखा फॉर्मूला, ये रहा 1/4 एप्सिलॉन नॉट v इक्वल्स टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट p cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। ये जो एप्सिलॉन आर लगा है ना, ये रिलेटिव परमिटिविटी है, ध्यान रखना, इसको चाहो तो लगा लो, ठीक है, सेम टू सेम लिख लो, सेम टू सेम लिख लो, चलो। हो सकता है एग्जाम में वो म्यू आर लिखा हुआ ना आए, अगर क्वेश्चन आया तो अभी डायरेक्ट पूछ ले तो, या फिर अगर नहीं दे तो उसको लगाना भी नहीं है अपने। तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा आपका, 9 × 10⁹ हमेशा की तरह। और ये जो रिलेटिव परमिटिविटी है ना, इसकी वैल्यू आपको गिवन रहेगी क्वेश्चन में, ऐसा नहीं हो सकता कि आपको बिना उसके दे देगी, सारी की सारी याद रखना पॉसिबल नहीं है। वो एब्सोल्यूट परमिटिविटी होती है, उसकी वैल्यू फिक्स होती है ना 8.85, इसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती, वो अलग है और ये अलग है। एब्सोल्यूट रिलेटिव, एप्सिलॉन आर है तो रिलेटिव, ठीक है, परमिटिविटी है ये भी, और एप्सिलॉन नॉट है तो एब्सोल्यूट। हिंदी की मुझे नहीं पता ना, रिलेटिव मतलब उससे संबंधित, जो सा मीडियम है आपका, मान लो कि वैक्स है कि वुड है या फिर मेटल है कोई सी, और एब्सोल्यूट मतलब वैक्यूम वाली, जो होती ही है वो तो फिक्स होती है। अब अगर मैं यहाँ पर देखो, जो फॉर्मूला अपना आया है, ये रहा फॉर्मूला, ये जनरल पॉइंट से अगर मुझे एक्सियल और कोएक्सियल कंडीशन निकालनी होगी तो क्या करूंगा, एक्सियल मतलब एंगल कितने डिग्री का बनता है हमारा, 0 डिग्री। अगर मैं यहाँ पर थीटा 0 रख दूं तो कितना आ जाएगा, वही 1/4 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, p अपॉन आर स्क्वायर। आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना। और अगर मैं 90 रख दूंगा, cos 90 0, दैट मीन्स सारी टर्म कैसी हो जाएगी, 0। चलो क्यों बचेगा, मल्टीप्लाई में है ना वो तो, ज्यादा पढ़ने से भी इंसान पागल होने लग जाता है।
लिखो भाई, फैक्टर अफेक्टिंग द पोटेंशियल, विभव को, विभव या वोल्टेज को प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक। पहला क्वांटिटी ऑफ चार्ज, क्वांटिटी ऑफ चार्ज, आवेश की मात्रा। पहला क्या होगा आपका, आवेश की मात्रा। बेटा इंग्लिश में भी लिखना, हिंदी मीडियम वाले ना, क्वांटिटी ऑफ चार्ज। ठीक है, देखो अभी बात करी थी, जितना ज्यादा चार्ज उतना ज्यादा, उतना ज्यादा पोटेंशियल, या फिर आपका विभव, आवेश की मात्रा जितनी ज्यादा होगी उतना वोल्टेज। हाँ या ना, लिखा हुआ यहाँ पर, द पोटेंशियल ऑफ अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ चार्ज, लिखा है ना। तो जितना ज्यादा आपका आवेश होता जाएगा उतना ज्यादा क्या होगा, विभव होगा। लिखो उसको, ठीक है, लिखना इसको कि इस तरह से लिखना, विभव का मान, किसी चालक में विभव का मान है, चलो किसी चालक में विभव का मान उसमें उपस्थित आवेश की मात्रा के समानुपाती होता है। किसी चालक में विभव का मान उसमें उपस्थित आवेश की मात्रा के समानुपाती होता है। अब एक और चीज, अपनी लैंग्वेज में भी अपने हिसाब से लिखना, जैसे बोलता हूं ना, जितना ज्यादा चार्ज उतना ज्यादा पोटेंशियल। अपनी लैंग्वेज में अपने हिसाब समझने के लिए लिखना। ये तो है ना, क्या बोलते हैं, आपकी स्टैंडर्ड लैंग्वेज हो जाती है, अपनी ऑथेंटिक लैंग्वेज, जिस तरह से हम लिखते हैं। जरूर थोड़ी ना क्वेश्चन पेपर इसी तरह से लिखा हुआ है, कुछ और लैंग्वेज बदल करके आ जाएगी, हम भी नहीं जानते किस लैंग्वेज में आ जाए। तो इसलिए एग्जाम में तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, 2 घंटे का पेपर होगा ना, तो 2 घंटे आपके फेवर में होना चाहिए, और उस 2 घंटे में अपने दिमाग की बत्ती चलनी चाहिए अच्छे से। आप कितना भी पढ़ करके चले जाओ, अगर वो 2 घंटे में बत्ती नहीं चली तो फिर वो सब गुड़ गोबर हो जाएगा, ये ध्यान रखना। दूसरा लिखो, एरिया ऑफ कंडक्टर, एरिया ऑफ कंडक्टर। दूसरा जो घटक है ना या कारक है वो क्या है, एरिया ऑफ कंडक्टर, मतलब चालक का क्षेत्रफल, चालक या सुचालक, चालक का क्षेत्रफल, चालक का क्षेत्रफल। सिंपल सी बात ये है, इसको ऐसे समझो, अगर आपका पोटेंशियल आपको देखना है, आपसे बोला कि 100 मीटर दौड़ के बताओ, आप जल्दी से बता दो, और जैसे ही मैं बोलूँ कि 100 नहीं 10 किलोमीटर दौड़ना है, फिर क्या होगा, दौड़ेंगे तो सही, दौड़ना तो है ना, लेकिन क्या होगा, बचोगे नहीं आप, है ना, अगले दिन उठ ही नहीं पाओगे। 10 की जगह अगर 1 किलोमीटर ही बोल दो तो उठ नहीं पाओगे। ठीक है, ये तो एक लेंथ की बात हो। अब आपसे बोले कि एक अच्छा सा बड़ा सा ग्राउंड है, बड़ा सा एरिया है, उसमें दौड़ लगा, पूरी एक एक लाइन कवर होनी चाहिए, एक एक जगह देखी हुई होनी चाहिए, पूरा एरिया कवर करना, थकोगे कि नहीं थकोगे, मतलब पोटेंशियल क्या होने लगेगा, वीक होने लगेगा। तो जितना एरिया बढ़ता जाएगा पोटेंशियल होता जाएगा। लिखा है देखो यहाँ पर, द पोटेंशियल ऑफ अ कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया इफ चार्ज ऑन द कंडक्टर इज कांस्टेंट। लिखा है ना, इसको लिखो ऐसा करते हैं, ऐसा लिखा, इसको ऊपर कर देता हूँ, हिंदी मीडियम वाले लिख रहा बेटा, ये लिखा है यहाँ पर, ठीक है ना। किसी चालक सतह पर, सुचालक की सतह पर या चालक की सतह पर, अगर किसी चालक की सतह पर अगर आवेश का मान, आवेश का मान कैसा है, स्थिर है या नियत है, जिसको अपन स्थिरांक या नियतांक बोलते हैं ना, वैसा है, स्थिर है या नियत है ना, तब 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 उस पर उपस्थित विभव का मान, कांस्टेंट मींस वैल्यू फिक्स हो जाना, बता रहा हूं, है ना, मुझसे पूछो जवाब सवाल, तो मुझे जवाब, बाकी सबको भी देना पड़ेगा जवाब। क्या लिखा आपने, कहां तक लिखा है, थोड़ा आगे की लाइन तो पढ़ के बता दो।
किसी सतह विभव का मान उस पर उपस्थित विभव का मान उस सतह के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होगा। आप पूछो सवाल क्या था तुम्हारा? कांस्टेंट क्यों लिखा है? देखो कांस्टेंट का मतलब ये हुआ, समझना इस बात को अच्छे से। ये अपने पास सरफेस है, अपन ने ऐसी सरफेस कंसीडर कर ली है इस तरह से। इसका शेप कुछ भी हो सकता है, जरूरी है क्या स्क्वायर में ही हो ये? बताओ, जरूरी है क्या? नहीं हो सकता। लेकिन इसकी कैपेसिटी है, मान लो कि हम यहाँ पर कितने चार्ज दे सकते हैं? 1,00,000 गुलाम चार्ज इस पे दे सकते हैं। ना तो इससे कम करना है ना इससे ज्यादा करना है। अब अगर मैं इसका एरिया बढ़ाते जाता हूँ धीरे धीरे, एरिया क्या करते हैं हम, इधर से बढ़ा देते हैं, तो वो चार्ज क्या होगा, फैलेगा कि नहीं फैलेगा? इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, जिसको बोलते हैं ना इक्वी पोटेंशियल सरफेस, अभी आगे पढ़ेंगे हम। तो चार्ज क्या होगा, बराबर बढ़ेगा, जिस पर पढ़ा था ना अभी कंजर्वेटिव प्रॉपर्टी चार्ज की क्वांटाइजेशन के साथ में। दो और पढ़ी थी, एडिटिव और कंजर्वेटिव। एडिटिव मतलब तो और देते जाएंगे तो उसमें जुड़ता जाएगा, कंजर्वेटिव मतलब क्या, उसके ऊपर कंजर्व रहेगा। मान लो एरिया बढ़ा दिया आपने तो चार्ज क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। ऐसे समझे कि जैसे आप सब चार्ज हो, ठीक है, ये सरफेस है अपने जैसा बैठे। अगर पास वाली बगल वाली क्लास भी ये दीवार तोड़ के अपन अपना अंडर में ले लें तो क्या हो जाएगा, अपना एरिया बढ़ा, आप भी फैल गए। फैले कि नहीं फैले? तो अब मेरे बोलने की कैपेसिटी जो है वही वैसी ही है, लेकिन पीछे वाले तक को थोड़ी कम आवाज जाएगी। तो जितना एरिया बढ़ता गया पोटेंशियल कम होता गया। बात समझ में? कांस्टेंट कैसा हुआ, अगर ये 1,00,000 कूलम चार्ज है तो वही है, लेकिन एरिया बढ़ा। एक बड़ा समझ में आई कांस्टेंट क्यों लिखा मैंने? कांस्टेंट इसलिए लिखा क्योंकि वैल्यू कैसी हो गई, अब आपकी फिक्स हो गई, इसलिए अपन वहां कांस्टेंट लिखते हैं। मैथ्स में भी जो वैल्यू फिक्स होती है उसे कांस्टेंट ही कहते हैं या फिर इंटीजर कहते हैं। अगर बोल दिया तो बात अलग ही हो गई। अगर एरिया बढ़ाऊं तो सिर्फ एरिया बढ़ रहा है, अगर चार्ज बढ़ाऊं तो सिर्फ चार्ज बढ़ रहा है, और अगर दोनों बढ़ाऊं तो कोई बात ही नहीं हो रही, एक ही बात है। दोनों का एक चीज बढ़ रही है ना कोई सी भी। अगर एरिया बढ़ाया हाँ तो भी डिफरेंस आएगा, डिफरेंस तो आएगा। हाँ तो फिर वो तो उसके साइमल्टेनियसली बढ़ ही रहा है ना। जितना ज्यादा चार्ज, अपन ने पहले लिखा क्वांटिटी वाली में, जितना ज्यादा चार्ज उतना ज्यादा वोल्टेज। तो तुम अगर एरिया के साथ में अगर चार्ज बढ़ाते जा रहे हो तो वोल्टेज तो बढ़ ही रहा है, क्योंकि अपन वर्क डन अगर ले रहे हैं तो उसमें एरिया कहाँ ले रहे हैं, कुछ भी नहीं ले रहे। तीसरी लिखो, प्रेजेंस ऑफ एनी अदर कंडक्टर नियर द चार्ज कंडक्टर। किसी आवेशित चालक के समक्ष या पास में, किसी आवेशित चालक के समक्ष या पास में दूसरे चालक की उपस्थिति, दूसरे चालक की उपस्थिति, किसी आवेशित चालक के समक्ष या पास में किसी दूसरे चालक की उपस्थिति। अब यहां पर कंडीशन ये है कि जो दूसरा चालक है ना वो कैसा है आपका, अनचार्ज है। अनचार्ज मतलब फॉर एग्जाम्पल मैं, है ना, मैं अगर आपको पढ़ा रहा हूँ या आपका कोई भी टीचर आपको पढ़ा रहा है तो उसको पूरा नॉलेज है, वो चार्ज है हर चीज के लिए। आप सब कैसे हुए, अनचार्ज। तो जब हमको हमारा नॉलेज शेयर करना है तो हमारी एनर्जी भी कम होगी कि नहीं होगी, हम थकेंगे नहीं। मतलब अगर कोई सा चार्ज कंडक्टर है, आवेशित आपकी सतह है, उसके पास में दूसरा लेकर के आए ना तो ऑटोमेटिकली उसका जो पोटेंशियल होगा कैसा होगा, ट्रांसफर होगा, तो डिक्रीज होगा, मतलब कम होने लगेगा। आप भी अगर यहाँ आके खड़े होंगे ना तो आप जब अपनी चीज को एलिब्रेट करेंगे, समझाएंगे, तो आप थकेंगे, थकेंगे कि नहीं। अब मान लो अभी तो आप इतने लिमिटेड बैठे हो, पूरे बैठे हुए तो बहुत सारे, तो और जोर जोर से बोलना पड़ता, चिल्ला चिल्ला के बोलना पड़ता है ना, तो और क्या होता, वोल्टेज कम होता है ना, पोटेंशियल वीक होने लगता। देखो यहाँ लिखा हुआ है, व्हेन एन अनचार्ज कंडक्टर इज प्लेस्ड नियर अ चार्ज कंडक्टर देन द पोटेंशियल ऑफ चार्ज कंडक्टर डिक्रीजेस। लिखिए भाई हिंदी मीडियम वाले, जब कोई अनावेशित, जब कोई अनावेशित चालक किसी जब कोई अनावेशित चालक किसी आवेशित चालक के
किसी आवेशित चालक के पास उपस्थित होता है या होता है, उपस्थित नहीं भी लिखोगे चलेगा, होता है, तो आवेशित चालक का विभव, आवेशित चालक का विभव क्या होने लगता है भैया, कम होने लगता है। आवेशित चालक का विभव क्या होने लगता है, कम होने लगता है। ठीक है, आई बात समझ में कि नहीं आई, के ऊपर चली गई? क्यों नहीं होगा, जब आप मैग्नेटिज्म पढ़ोगे ना तब आपको समझ में आएगा। सिंपल सी बात है, नॉर्मल आप वायर लेना आज कॉपर का, देखो सिंपल सा एक तरीका बताता हूँ आपको समझ में कैसे कम होगा। एक वायर लेना, उसको दोनों तरफ से छीलना, एक तरफ से उंगली में से रिंग बना लेना डायरेक्ट, और एक बार ये आके लगा के देखना इधर का चार्ज यहाँ तक शिफ्ट होते हुए दिखेगा, दिखेगा तो नहीं पर महसूस होगा समझ में आएगा कि चार्ज, ये जो वायर था ये तो अनचार्ज था ना, इसमें तो कोई इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं कर रही है, कहाँ फ्लो कर रही है, यहाँ पे। जब यहाँ पे करेगी तो मजा आ जाएगा आपको, एक बार चेक करके देख लेना बस छुट्टी करनी पड़ेगी ना एक दिन की, मोहन रखना पड़ेगा 2 दिन का। हाँ। और सच में अगर आपको पता करना है कि करंट कैसी लगती है तो हम आपको बता सकते हैं कम वोल्टेज पे, प्रैक्टिकल करके। बेटा वो तो 220 वोल्ट पे लगा होगा ना, मैं 12 वोल्ट पे बता दूंगा कैसी लगती है। आप फील कर सकते हो करंट जब वो होगी ना, फ्लो होगी आपकी बॉडी में से, तो वाइब्रेट होगी आपकी बॉडी। करना है क्या तो बोलो, मैं इंस्ट्रूमेंट लेकर के आऊँ फिर कल। हाँ मेरे लैब में रखा हुआ है, इसलिए 12 वोल्ट आपको टच करवाएंगे तो आपकी बॉडी है ना हल्की सी वाइब्रेट होगी, बहुत हल्की सी। उसका वोल्टेज बढ़ाएंगे तो ज्यादा होगी भी, और ज्यादा बढ़ाएंगे तो निकल ही लोगे तो, हालांकि निकालेंगे किसी को भी नहीं चलो अगला लिखो भाई। बैटरी एलिमिनेटर है वो, तो उसमें स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, रेक्टिफायर लगा हुआ है, जिसके अंदर से उसका वोल्टेज कम हुआ, मतलब ये 220 से 240 वोल्ट के बीच में है। नहीं रेजिस्टेंस कंट्रोल नहीं, उससे उससे नहीं हुआ। रेजिस्टेंस एक अलग चीज हो जाती है, रेजिस्टेंस अगर होगा भी तो करंट तो उतनी रहेगी। ओ रेजिस्टेंस ज्यादा भी बढ़ा दिया और अपन ने क्या बोलते हैं वो उसमें करंट फ्लो हो रही है और उसको हाथ लगा तो भी करंट उतना ही लगेगा। वहां से क्या होता है, एक ट्रांसफार्मर लगाते हैं स्टेप डाउन, तो उससे क्या हुआ, उसका वोल्टेज कम हुआ। 220 ये यहाँ पर जो आती है ना अपने घरों में 220 से 200, वो कम हो जाएंगे तो हमारी बॉडी में से उतना कम चार्ज फ्लो होगा, तो हम उसको फील कर सकते हैं करंट को। नहीं इसमें नहीं मत कर लेना। हाँ लास्ट वाला पॉइंट लिखो, मीडियम अराउंड द कंडक्टर, चालक के, अब अराउंड को हिंदी में आसपास, है ना, चालक के आसपास कोई अन्य माध्यम, चालक के आसपास कोई अन्य माध्यम। देखो वो माध्यम है ना डाइलेक्ट्रिक मीडियम होना चाहिए, डाइलेक्ट्रिक है ना, परावैद्युत जो होता है ना वो माध्यम होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, परावैद्युत, डाई इलेक्ट्रिक मीडियम। हाँ लिखा, हाँ हाँ वो तो लिखेगा ही ना, परावैद्युत माध्यम। अब देखो परावैद्युत माध्यम क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम क्या होता है, ऐसा मीडियम जो क्या नहीं करेगा, इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो नहीं होने देगा। लेकिन अगर ये प्लास्टिक की बात करें तो प्लास्टिक में भी एटम तो होगा कि नहीं होगा, और अगर इसमें एटम है तो सीधी सी बात है चार्ज भी होगा, बट ये है कि ये इसकी फ्री स्टेट में नहीं है, मुक्त अवस्था में नहीं है, तो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो नहीं कर। लेकिन जब इससे इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएंगे ना तो क्या हो जाएगा, वो पास हो जाएगी, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रही है इसमें से, इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो आर पार जा रही है इसकी। तो मान लो इधर एक अपन ने मेटल की प्लेट लगाई और एक इधर लगा दी, अब इधर आप इधर वाले साइड से इस वाली साइड से अगर इलेक्ट्रिसिटी पास करो तो फील्ड क्या होगी, इसके आर पार चली जाएगी, है ना। जनरली जो ये पंखे का कंडेंसर होता है ना, कैपेसिटर, किसी चैप्टर में आगे पर देखेंगे, तब उसमें क्या होगा, उसमें पढ़ेंगे आप, तो इधर का चार्ज इधर शिफ्ट होगा, है ना। तो ऐसे मीडियम को क्या कहते हो आप, डाइलेक्ट्रिक मीडियम या फिर परावैद्युत माध्यम। ठीक है, आई बात समझ में कि नहीं आई? इंसुलेटर ही होते हैं सारे मीडियम, लाइक वैक्स, सॉइल और भी इस टाइप के बनते हैं, है ना, वो सारे के सारे होते हैं।
तो इसमें लिख लेना भैया कि जब होगा तो उसमें भी क्या होगा, उस कंडीशन में भी क्या होगा, किसी चालक के आसपास अगर अन्य अन्य जो माध्यम है उपस्थित होता है तो विभव कैसा होता है आपका, डिक्रीज होता है, कम होता है। अब मुझे बताओ सभी कंडीशन में कम हो रहा है, सिर्फ एक कंडीशन में बढ़ रहा है ना, सिर्फ एक ही कंडीशन में बढ़ रहा है, चार्ज बढ़ रहा है तो वोल्टेज बढ़ रहा है। और मैंने सबसे पहली बात में बोला था कंसंट्रेशन अपन ने देखा था, मतलब सिंपल सी बात समझना, जहाँ चार्ज का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा वहां वोल्टेज ज्यादा होगा, बस बात खत्म, इतनी सी। ठीक है, अब इसकी क्या कैपेसिटी देखेंगे अपन। फोर्थ वाले में लिख लो ना, किसी आवेशित चालक के आसपास अगर कोई अन्य माध्यम उपस्थित होता है तो उसका विभव क्या होता है, घटने लगता है या कम होने लगता है।